अध्याय 2। जल्दी से जल्दी रिटायर क्यों हों। लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मैं 47 साल की उम्र में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गया। उस साल यानी 1994 में एक दोस्त ने फ़ोन पर मुझे सलाह दी, यह पक्का कर लेना कि कंपनी बिकने के बाद तुम कम से कम 1 साल की छुट्टी मनाओ। मैंने जवाब दिया, 1 साल की छुट्टी? मैं तो रिटायर होने के बाद ज़िंदगी भर छुट्टी मनाना चाहता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मेरे दोस्त नाइल ने कहा। नाइल उस टीम के सदस्य थे जिसने 1980 के दशक में कई प्रमुख बिजनेस शुरू और खड़े किए थे, जिनमें एमटीवी और सीएमटी यानी कंट्री म्यूजिक टेलीविज़न शामिल थे। इनमें से कुछ बिजनेस बेचने के बाद वे 41 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे और अब मेरे यही अनुभवी दोस्त अपने रिटायरमेंट के सबक मुझे बता रहे थे। उन्होंने कहा, 3 महीने से भी कम समय में आप ऊब जाएंगे और कोई नई कंपनी शुरू करने की सोचने लगेंगे। आपके लिए सबसे मुश्किल काम हाथ पर हाथ रख कर बैठना है। इसलिए मेरी सलाह है, आप यह लक्ष्य बना लें कि कम से कम 1 साल तक कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैं हंस दिया और मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं हमेशा के लिए रिटायर हो रहा हूँ। मैंने कहा, नया बिजनेस शुरू करने की मेरी कोई योजना नहीं है, मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैं अब दोबारा काम नहीं करूँगा। अगली बार जब आप मुझे देखोगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। न मैं सूट में होऊंगा और न मेरे बाल छोटे होंगे। मैं तो बीच बॉय जैसा दिखूंगा। नाइल ने मेरे शब्द सुने लेकिन फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। वे चाहते थे कि मैं वह बात सुन लूं और समझ लूं जो वे मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं उनका संदेश समझ लूं। बहुत लंबी बातचीत के बाद उनकी बात मुझे समझ में आने लगी। आखिरकार मुझे उनकी बात समझ में आ गई जब उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों के पास यह अवसर होता है जो तुम्हारे पास है। बहुत कम लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम बन पाते हैं कि वे काम करना छोड़ दें और कुछ ना करें। बहुत कम लोग जीवन के बीच में वाकई रिटायर हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा आमदनी के वर्षों में। ज़्यादातर लोग चाहते हुए भी काम करना नहीं छोड़ सकते, भले ही वह काम से नफरत करते हों, लेकिन वे काम करना नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए इस उपहार को हल्के में ना लें। यह एक ऐसा उपहार है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए इसका आनंद लें। 1 साल तक कुछ भी ना करें। नाइल ने आगे स्पष्ट किया कि ज़्यादातर उद्यमी अपनी कंपनी बेचने के तत्काल बाद नई कंपनी शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा, मैं बिजनेस बनाता हूँ, बेचता था, तुरंत दूसरा नया बिजनेस खड़ा करने लगता। उन्होंने कहा, मैं बिजनेस बनाता था, बेचता था और तुरंत नया बिजनेस खड़ा करने लगता था। मैंने 35 साल की उम्र तक 3 कंपनियां बनाई और बेची। मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ पाया। मैं रुकने का मतलब ही नहीं जानता था। काम ना करने पर खुद को बेकार समझता था और मुझे लगता था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। कड़ी मेहनत के चक्कर में मैं ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहा था और अपने परिवार के साथ भी समय नहीं गुजार पा रहा था। आखिरकार मुझे एहसास हो गया था कि मैं क्या कर रहा था और मैंने कुछ अलग करने की ठान ली। अपनी आखिरी कंपनी बेचने और बैंक में लाखों डॉलर जमा करने के बाद मैंने साल भर की छुट्टी मनाने का फैसला किया। नाइल ने आगे स्पष्ट किया कि ज़्यादातर उद्यमी अपनी कंपनी बेचने के तत्काल बाद नई कंपनी शुरू कर देते थे। उन्होंने कहा, मैं बिजनेस बनाता था, बेचता था और तुरंत नया बिजनेस खड़ा करने लगा। मैंने 35 साल की उम्र तक 3 कंपनियां बनाई और बेची। मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन काम करना नहीं छोड़ पाया। मैं रुकने का मतलब नहीं जानता था। काम न करने पर मैं खुद को बेकार समझता था और मुझे लगता था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। कड़ी मेहनत के चक्कर में मैं ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहा था, अपने परिवार के साथ भी समय नहीं गुजार पा रहा था। आखिर मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा था और मैंने कुछ अलग करने की ठान ली। अपनी आखिरी कंपनी बेचने के और बैंक में लाखों डॉलर का चेक जमा करने के बाद मैंने साल भर की छुट्टी मनाने का फैसला किया। मैंने अपने परिवार और खुद के लिए वह साल खाली रखा। यह निर्णय मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। खाली रहने और कुछ ना करने का अनुभव बेशकीमती था। क्या आपको एहसास है कि 5 साल की उम्र में हम स्कूल में पढ़ने लगते हैं और स्कूल छोड़ने के बाद लगातार काम करने में जुट जाते हैं। बहुत कम लोगों के पास यह विलासिता होती है कि वे कम से कम 1 साल तक खाली बैठकर सोचें और खुद के साथ अकेले रहें। उन्होंने मुझे बताया था कि घर की व्यवस्था ठीक ठाक करने के बाद वे अपने परिवार के साथ फिजी के सुदूर टापू पर रहने लगे और समुद्र किनारे बैठने लगे। उन्होंने कहा, महीनों तक मैं बस समुद्र किनारे बैठा रहता था
नीले समंदर को निहारता रहता था और अपने बच्चों को एक ऐसी ज़िंदगी का आनंद लेते देखता रहता था जिसके बारे में हम सभी सपने देखते थे। जब फिजी से उनका मन भर गया तो वे परिवार के साथ इटली चले गए और महीनों तक वहां आराम करते रहे। उन्होंने कहा, पूरे 1 साल बाद जाकर मैं दोबारा समझदार इंसान बन पाया। मुझे यह पता ही नहीं था कि जागने पर यह एहसास इतना कष्टकारी था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, कोई हवाई जहाज़ नहीं पकड़ना है, बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं जुटाने हैं। मानसिक रूप से धीमा होने और अपने शरीर से एड्रेनल को बाहर निकालने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। मुझे इतना धीमा होने में पूरा साल का आराम करना पड़ा ताकि मैं दोबारा ठीक से सोच सकूं और आदर्श स्थिति में आ सकूं। मैं तब 41 साल का था। 36 साल से मैं कहीं पहुंचने के लिए भाग रहा था और अब मैं वहां पहुंच चुका था। सबसे मुश्किल काम जो मुझे करना पड़ा। नाइल्स ने सही कहा था। रिटायरमेंट के बाद सबसे मुश्किल काम था हाथ पर हाथ रखकर बैठना और कुछ ना करना। स्कूल, क्लासरूम, परीक्षाओं, मीटिंग्स, हवाई यात्राओं और डेडलाइन से बरसों तक जूझने के बाद मैं सचमुच इस बात का आदी हो गया था कि बिस्तर छोड़ते ही काम करने भागूं। मुझे याद है कि रिटायरमेंट से पहले के काम के दबाव और चिंता से नफरत करता था। मुझे याद है मैं सोचा करता था, बस 6 महीने की बात और है, इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं कि कब यह कंपनी बिक जाए और मैं इस पागलपन को छोड़ सकूं। सितंबर 1994 कंपनी की बिक्री और हस्तांतरण पूरा हो गया। मैंने पैसा बैंक में जमा किया, कुछ अपार्टमेंट हाउसेज और वेयर हाउसेज में निवेश किया और औपचारिक रूप से रिटायर हो गया। उस वक्त मैं 47 साल का था और मेरी पत्नी किम 37 साल की। अब हम जिंदगी का आनंद लेने के लिए आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थे। बहरहाल, जैसी नाइल ने चेतावनी दी थी, कंपनी बेचने के कुछ सप्ताह बाद ही मैं बेचैन होने लगा। मैं सुबह जल्दी उठ जाता था और मुझे एहसास होता था कि दिन भर के लिए मेरी कोई योजना ही नहीं है। मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं फ़ोन कर सकूं और ना ही मेरे पास कोई फ़ोन आता था। मैं अपने घर में अकेला बैठा रहता था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं जल्दी ही बेचैन और चिड़चिड़ा हो गया। मैं बेकार और अवांछित महसूस करने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कोई ढंग का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम करने के लिए बेकरार था, लेकिन करने के लिए कुछ था ही नहीं। नाइल ने सही कहा था कि मेरे लिए कोई काम न करना ही सबसे मुश्किल काम था। किम के पास निवेश करने और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के प्रबंधन का काम था। उसे इसमें मज़ा आता था और अपनी गति से यह काम करती रही। उसने एक दिन मुझे किचन में धक्के खाते देखा जब मैं कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, क्या तुम कुछ करने की खोज रहे हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं तो कुछ नहीं करने का तरीका खोज रहा हूँ। अच्छा, जब वह तरीका मिल जाए तो मुझे भी बता देना ताकि हम दोनों उसे एक साथ कर सकें। किम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने दोस्तों को फ़ोन क्यों नहीं करते और उनसे मिलते क्यों नहीं हो? मैंने फ़ोन किया था, मैंने जवाब दिया, लेकिन वे सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। उनके पास खाली समय नहीं है। कुछ महीने तक निठल्ले बैठे रहने के बाद किम और मैंने फिजी में छुट्टी मनाने का फैसला किया, जहां नाइल ने अपनी छुट्टियों का एक हिस्सा गुजारा था। मैं कहीं जाने की बात सोचकर ही रोमांचित था, भले ही वहां भी करने के लिए कुछ ना हो। फिजी जाने का फैसला करने के 3 हफ्ते के भीतर ही हम समुद्री जहाज से वहां पहुंच गए। मुस्कुराते हुए फिजी वासियों ने फूलों और स्थानीय पेय पदार्थ से हमारा स्वागत किया। जब किम और मैं नीले पानी के ऊपर बने लंबे पुल पर चले तो मैंने सोचा कि फैंटेसी आइलैंड पर आ गया हूँ और किसी को यह कहते सुनने का इंतजार कर रहा हूँ, बॉस, जहाज। यह टापू तो नाइल के वर्णन से भी ज़्यादा सुंदर था। मुझे इसकी खूबसूरती पर यकीन नहीं हुआ। हवाई द्वीप से बड़ा होने के कारण मैंने मन ही मन सोचा, हवाई भी ऐसा ही हुआ करता था और हवाई को ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि टापू बहुत सुंदर और निर्जन था, लेकिन मेरे लिहाज से यह बहुत धीमा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इस स्वर्ग में रहने के बावजूद बेचैन था। मैं उठता था, फलों का स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करता था, कुछ समय जॉगिंग करता था और फिर दिन भर समुद्र तट पर आराम करता था। 1 घंटे के बाद ही मैं पागल हो जाता था। इस टापू के समुद्र तट चाहे जितने सुंदर हों, मैं वापस अमेरिका लौटने और कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए बेचैन था।
पता नहीं मैंने नाइल से यह वादा क्यों किया था कि मैं कम से कम 1 साल की छुट्टी मनाऊंगा। इस स्वर्ग जैसे आनंद को मैं बस 2 हफ्ते ही झेल पाया। किम तो यहाँ हमेशा के लिए रुक सकती थी, लेकिन मैं वापस एरिज़ोना अपने घर लौटने के लिए बेताब था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं घर क्यों पहुंचना चाहता था, लेकिन हम उस स्वर्ग से निकलने और घर की तरफ चल दिए। घर पर बैठना भी समुद्र तट पर बैठने से ज़्यादा सुखद नहीं था, लेकिन कम से कम यहाँ मेरे पास अपनी कार थी और मन बहलाने के लिए मेरी प्रिय जगहें थीं। एक दिन एक नया पड़ोसी मुझसे जान पहचान करने आया। वह भी रिटायर हो चुका था, लेकिन उसकी उम्र मुझसे लगभग 20 साल ज़्यादा थी। वह 68 साल का था और एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में सीनियर मैनेजर रह चुका था। हर दिन वह आकर खबरों, मौसम और खेलों के बारे में बातें करने लगा था। वह भला आदमी था, लेकिन उसके साथ निठल्लेपन का समय गुजारना मेरे लिए उन मीटिंग से भी ज़्यादा बुरा था जिनमें मुझे कोफ्तें हो रही थी। वह तो बस अपने घर के बगीचे में काम करना चाहता था और गोल्फ खेलना चाहता था। उसके लिए रिटायरमेंट सही मायनों में स्वर्ग था। उसे कंपनी जगत की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी और उसे खाली समय में मज़ा आता था, क्योंकि उसे मजबूरी में कुछ नहीं करना पड़ता था। मुझे लगा कि अगर मैं उसके साथ ज़्यादा समय तक रहा तो मैं भी उसकी तरह निठल्ला बन जाऊंगा। जब उसने कहा कि मैं भी कभी कंट्री क्लब के मेंस कार्ड ग्रुप में शामिल हो जाऊं, तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ ना करने के लिए कोई दूसरा काम करना होगा। आखिरकार मेरी सहनशक्ति जवाब दे गई। एक दिन मैंने किम से कहा, मैं बिस्बी जाकर रहने वाला हूँ। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है जहाँ कुछ नहीं करने के बावजूद मैं व्यस्त रह सकूँ। कुछ दिनों के बाद उस छोटे रेंच पर रहने लगा जिसके मालिक किम और मैं थे। यह वीरान ज़मीन का सुंदर टुकड़ा था जो एक घाटी में छिपा था। इसके चारों ओर ओके के वृक्ष लगे हुए थे और एक नदी बहती थी। यहाँ बहुत से हिरन थे और कभी कभार पहाड़ी शेर भी दिख जाता था। यह सुंदर रेंच न्यू मैक्सिको के पहाड़ों में था, जो एरिज़ोना की सीमा पर है। मुझे आखिरकार वह जगह मिल गई थी जहां मैं साल भर की छुट्टी मना सकता था। यह एक ऐसी जगह जहां मैं बिना कुछ किए व्यस्त रह सकता था। कुछ दिनों तक पहाड़ों पर रहने के बाद मैं शांत होने लगा और साल भर की छुट्टी के कार्यक्रम का आदी होने लगा। मेरी सांस धीमी हो गई और मेरे जीवन की गति भी मीटिंगों और डेडलाइंस के दबाव के बजाय शांति मेरे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। 1 साल की छुट्टी आखिरकार शुरू हो गई और वह वैसी ही थी जैसा नाइल ने कहा था। एक ऐसा उपहार जो बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए इसका आनंद लें। साल भर छुट्टी मनाने के लिए पर्याप्त होने में मुझे 6 महीने का समय लग गया था। दोबारा जिंदगी शुरू करना। अपने पहाड़ी कैबिन में अकेले बैठने पर मुझे अपने जीवन के बारे में सोचने का समय मिला। मैंने जवानी में किए मूर्खतापूर्ण कामों के बारे में सोचा। मैंने उन विकल्पों के बारे में भी सोचा जो मैंने चुने थे। हालांकि हर चुनाव बहुत बढ़िया नहीं जा सकता था, लेकिन हर चुनाव ने मेरे जीवन को आकार दिया था। मुझे वह बनाया था जो मैं चाहता था। मेरे पास अपने हाई स्कूल के दिनों और उन दोस्तों को याद करने का समय था जिनके साथ मैं बड़ा हुआ था। वे दोस्त जिन्हें मैं आजकल बहुत कम देख पाता था। मैंने कॉलेज के ज़माने के दोस्तों को याद किया और सोचा कि वे जाने क्या कर रहे होंगे। एकांत में समय गुजारने के कारण मुझे यह सोचने का मौका मिला कि मेरी जवानी के दोस्तों ने मुझे किस तरह प्रभावित किया और मुझे वह बनाया जो मैं बन गया था। कैबिन में बैठे बैठे कई ऐसे पल आए जब मेरी इच्छा हुई कि काश मैं बीते समय में लौट पाता और बचपन के दोस्तों के साथ दोबारा रह पाता। मैं बस हंसना और दोबारा बच्चा बनना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास बस अनमोल यादें थीं। मैंने सोचा काश मैंने ज़्यादा तस्वीरें खींची होती, ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी होती, ज़्यादा संपर्क में रहा होता, लेकिन हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे और अलग अलग रास्तों पर चल पड़े गए। पहाड़ पर सुलगती अंगीठी के सामने बैठकर अपनी जवानी की यादों का आनंद लेना थिएटर में फिल्म देखने से बेहतर था। इस तन्हाई में मुझे अपने अतीत की यादों की तस्वीरें दोबारा देखने का समय मिला। दिलचस्प बात यह थी कि बुरे समय भी उतने बुरे नहीं दिख रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी का महत्व समझने लगा। मैंने अपने जीवन में आने वाले लोगों का अच्छे और बुरे का महत्व समझने लगा। हालांकि मेरी ज़िंदगी में कई बार भारी उथल पुथल हुई, लेकिन मैं अपनी अनूठी ज़िंदगी का महत्व अच्छे से समझने लगा। उन शांत पलों में मुझे एहसास हुआ कि हम सभी में अच्छा और बुरा बनने की क्षमता होती है। हम सभी में महान बनने की क्षमता होती है, लेकिन महानता मेरे बचपन या जवानी का हिस्सा नहीं थी।
मैं बचपन में प्रतिभाशाली नहीं था, संगीत में निपुण नहीं था, जबरदस्त खिलाड़ी नहीं था, भीड़ का हिस्सा नहीं था, ना ही मुझे पार्टियों में बुलाया जाता था। अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी औसत थी, लेकिन पहाड़ पर बैठने की वजह से मेरी औसत जिंदगी भी मेरे लिए बहुत खास बन गई। मेरे पास अपने परिवार, पुराने दोस्तों, साथी खिलाड़ियों, पुरानी गर्लफ्रेंड्स, पुराने बिजनेस पार्टनर्स के बारे में सोचने की फुर्सत थी। मैंने उन तमाम विकल्पों के बारे में सोचा जो मैंने चुने थे, और मैंने यह भी सोचा कि अगर मैंने दूसरे विकल्प चुने होते तो क्या होता। अगर मैंने कॉलेज की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली होती तो सेटल हो गया होता और बच्चे पैदा कर लिए होते जैसा वह चाहती थी, तो क्या होता। मेरी ज़िंदगी का क्या होता अगर मैंने पायलट न बनने और वियतनाम में उड़ान न भरने का फैसला किया होता। अगर मैं युद्ध से उसी तरह बचता जिस तरह मेरे ज़्यादातर दोस्त बचे थे, तो क्या होता। अगर मैंने नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट बिजनेस शुरू करने के बजाय मास्टर डिग्री पूरी करने का फैसला किया होता, तो क्या होता। अगर तीसरे बिजनेस में सफल होने के से पहले मेरे 2 बिजनेस असफल नहीं होते, तो क्या होता। अगर मैं किम से नहीं मिला होता और उससे शादी नहीं की होती, तो क्या होता। अगर बुरे समय में किम ने मेरा साथ न दिया होता, तो क्या होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने ज़िंदगी में मिली सफलता और असफलताओं से क्या सीखा था। इसकी वजह से मैं वह बन गया जो मैं था। यह सच है कि आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने अतीत के बारे में अपनी राय बदल सकते हैं। पहाड़ों पर यह सब सोचने से पहले मेरा अतीत एक झोंके जैसा दिखता था। यह लोगों और घटनाओं की बस एक श्रृंखला थी जो जिंदगी की आपाधापी में झोंके की तरह मेरे पास से गुजर गई। पहाड़ के एकांत में मुझे ठहरकर अपनी जिंदगी को देखने का मौका मिला। मैंने अतीत में ऐसे बहुत से काम किए थे जिन पर मुझे गर्व नहीं था, और मैं उन्हें दोबारा नहीं करूँगा। ऐसी गलतियाँ की थीं जो काश मैंने नहीं की होती, तो ऐसी गलतियाँ की थीं जो काश मैंने नहीं की होती। ऐसे झूठ बोले थे जो काश मैंने नहीं बोले होते। कई प्यारे दोस्त और प्रियजन थे जिन्हें मैंने रास्ते में ठेस पहुंचाई थी। कई लोग थे जिनसे मैं काफ़ी प्यार करता था, लेकिन किसी मूर्खतापूर्ण मुद्दे पर झगड़ा होने के कारण हमारी बोलचाल बंद हो गई थी। साल भर की छुट्टी के दौरान मुझे पता चला कि वे घटनाएं मेरी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण थीं। पहाड़ों की शांति में अकेले बैठकर मैं अपने अतीत के दोस्तों, परिवारों और खुद के साथ दोबारा जुड़ा और उन सभी को धन्यवाद दिया कि वे मेरे जीवन का हिस्सा थे। पहाड़ों पर अकेले बैठने के कारण मुझे अपने अतीत को धन्यवाद देने और भविष्य की तैयारी का समय मिला। अपना बिजनेस बेचने और रिटायर होने के 18 महीने बाद मैं आखिरकार दक्षिण एंजिलोना के पर्वतों से लौटा। पहाड़ से लौटते समय मुझे सचमुच नहीं मालूम था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैं बस इतना जानता था कि मैं अलग तरह से काम करूँगा। मेरे एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर में रिच डैड पुअर डैड का पहला ड्राफ्ट था, और मेरे ब्रीफ केस में मेरे गेम कैश फ्लो 101 का रफ स्केच था। मेरी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू हो गई थी। इस बार मेरी अपनी ज़िंदगी थी। अब मैं ज़्यादा बड़ा, स्मार्ट, समझदार, कम लापरवाह और ज़्यादा विश्वसनीय बन गया था। जब मैं पहाड़ों से लौटकर धरती पर आया तो मेरी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू हो गई थी। अब यह ज़िंदगी मेरे माता पिता, टीचर्स या दोस्तों की इच्छाओं और सपनों के हिसाब से नहीं चल रही थी, या किसी बच्चे के सपनों के हिसाब से नहीं। मेरी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू हो गई थी, और इस बार यह मेरी ज़िंदगी थी जिसे मैं अपनी शर्तों पर जीने वाला था। और यही वह प्रमुख कारण है जिस वजह से मैं सलाह देता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी, यानी कम से कम उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। इससे आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। आज जब मैं लोगों से 1 साल की छुट्टी मनाने के बारे में बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ रिटायर होने और ज़िंदगी ख़त्म होने के बीच में 1 साल की छुट्टी मनाने में सबसे अच्छी बात यह थी कि इसने मुझे दोबारा ज़िंदगी शुरू करने का मौका दिया। एक सुझाव, चाहे आप जल्दी रिटायर हो सकते हों या नहीं, मेरा सुझाव है कि आप हर महीने कम से कम 1 घंटे का समय निकालकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का समय निकालने पर मैंने पाया, नंबर 1, मैं जिसे महत्वपूर्ण मानता था वह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। नंबर 2, मैं जहाँ था वह महत्वपूर्ण था। नंबर 2, मैं जहाँ था वह महत्वपूर्ण था। जहाँ मैं जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं था। नंबर 3, इस पल आपके सामने जो व्यक्ति है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं। उसके साथ इस पल रहने का आनंद लें। नंबर 4, समय कीमती है, इसे बर्बाद ना करें, इसका महत्व समझें। नंबर 5, कई बार व्यस्त रहने के बजाय एक पल रुकना ज़्यादा मुश्किल होता है।
जल्दी रिटायर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि ज़िंदगी का महत्व समझ में आ गया, भले ही यह आपाधापी तनाव और समस्याओं से भरा हो। जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तब मुझे पता लग गया कि कितना काम करना कितना ज़रूरी है। जब काम नहीं था तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आज मैं ज़िंदगी की भाग-दौड़ का महत्व समझ गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि निठल्ले बैठे रहना कैसा होता है। तो आप इस वक्त जिस भी हालात में हों, उसके महत्व को समझने के लिए एक पल निकालें, क्योंकि कल यह सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। कैश फ्लो टेक्नोलॉजी इंक की डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस मैरी पेंटर की चिट्ठी। अपने करियर के दौरान मैं पेंसिल्वानिया स्टेट रिटायरमेंट सिस्टम के डिसेबिलिटीज ऑफ डेथ बेनिफिट्स डिवीज़न में काम करती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 19-20 साल की उम्र में मैं रिटायर्ड लोगों के वारिसों के लिए मृत्यु लाभों की प्रोसेसिंग करती थी। मृत्यु प्रमाण पत्र देखते समय मैं इस बात पर हैरान होती थी कि कितने सारे लोग रिटायर होने के चंद महीनों के भीतर ही बीमारी से मर जाते हैं और कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। जब मैंने अपने साथी कर्मचारियों से इस बारे में पूछा कि लोग रिटायर होने के बाद इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं या जिंदगी भर काम करने के बाद आराम करने की मंजिल पर पहुंचने के बाद आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोगों के लिए काम ही जिंदगी है, उनकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। दूसरा कारण यह बताया गया कि कई लोग जिंदगी भर नौकरी करते थे और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के भरोसे रहते थे। तब जाकर उन्हें पता चलता था कि उन्हें तो सिर्फ गुजारे लायक पेंशन ही मिलती थी। वे अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर थे जब उनके पास दुनिया का सारा समय था। जब वे चाहें वह कर सकते थे, लेकिन उन कामों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। नासमझी से मैंने सोचा कि यह मेरे साथ नहीं होगा, फिर भी मैं उसी रास्ते पर चलने लगी जिस रास्ते पर इनमें से कई लोग सफ़र कर चुके थे। 19 साल तक बहुत से प्रमोशनों और करियर की सीढ़ी पर चढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे परिवार और मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। मेरे पति और मेरी दोनों की राय यह थी कि हमें अपने जीवन में गंभीर बदलाव करने की ज़रूरत थी। हम एरिज़ोना गए, जहां हमने अपने विचारों को तरतीब से जमाने में कुछ समय लगाया और कुछ नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए। उनमें से एक इंटरव्यू कैश फ्लो टेक्नोलॉजी में था। मुझे रिच डैड पुअर डैड की एक प्रति दी गई। मैंने घर जाकर पूरी पुस्तक एक दिन में ही पढ़ डाली। हालांकि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे कैश फ्लो में नौकरी मिली, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा हाल भी अंत में उन बदनसीबों जैसा ना हो जिनकी दास्तान मैंने बरसों पहले सुनी थी।